आप इस वर्ड पे खुद जाके देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये खुद ही हमें बता रहा होता है कि भाई साहब इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है, बिल्कुल बेसिक है, केमिस्ट्री की ABCD है ये। तो हमें मोल्स जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज इसका इस्तेमाल बहुत सारा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम बात करें तो बहुत सारे चैप्टर्स में ये आने वाला है। अपने आप में ये जो मोल वर्ड है ये अपने आप में बहुत जगह आने वाला है। ऐसे समझ लो ना कि अगर आपको मोल नहीं पता होगा तो ये समझ सकते हैं आप कि बहुत सारे टॉपिक्स का आप हेडिंग तक ना समझ पाए कि यार ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि मोल ही अपने को नहीं पता तो हम हेडिंग कैसे समझ पाएंगे, चीजों को समझ कैसे पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मोल का ना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इस वजह से मोल का इंपॉर्टेंस अपने आप से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि भैया ये मोल है क्या चीज, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होने वाला है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जिस एग्जाम के बारे में हम चर्चा करें उस एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं इसके इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग सबसे पहली चीज बताता हूँ। एग्जाम में तो आप एडवांस का इस साल का भी पेपर अगर आप उठा के देखिएगा तो आपको एक क्वेश्चन सिलिकॉन बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा रिएक्शन भी इस्तेमाल किया गया था, वो मोल कॉन्सेप्ट से आया हुआ था। एडवांस की बात कर रहा हूँ। मेन में आप मोटे तौर पे मान के चल सकते हैं कि लगभग हर पेपर में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तो आपको मोल कॉन्सेप्ट से दिख ही जाएगा। मे भी वो हो सकता है किसी और चैप्टर का थोड़ा सा हेल्प ले ले उसमें, बट आपको मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन ऑन एवरेज देखने को मिलता है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी इसका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। बाकी हर जगह इसका इस्तेमाल होना है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो अपन आगे बात करते हैं कि आखिर भाई साहब ये मोल होते क्या हैं, इनकी जरूरत क्या है, हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है मोल को, अगर हम ना पढ़े तो हमें क्या जीवन में दुख हो जाएगा, क्या ही तकलीफ हो जाएगा अगर हम मोल ना पढ़े तो। ठीक है, तो अपन एक एक करके धीरे धीरे करके बात करते चलते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज आती है कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या क्या है, क्या इस चैप्टर का कोर सिलेबस है। तो जो आपके पास कोर सिलेबस है दैट इज कि मोल के बारे में खुद हम पढ़ेंगे, दैट इज कि मोल होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड थिंग जो अपने पास आने वाला है दैट इज बैलेंसिंग। जो आप क्लास, अगर आपको याद हो तो आपको क्लास 10th में भी पढ़ाया गया था कि भैया बैलेंसिंग क्या होता है, क्यों करना जरूरी है, ये सारी चीजें और कुछ अच्छे बैलेंसिंग जैसे जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो तुक्का मार अलजेब्रिक मेथड से कैसे बैलेंसिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। उसके बाद अपने पास आता है स्टोसिमेट्रिक कैलकुलेशंस। देखिए स्टोसिमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है ना, ये यही वो कहानी है जिससे मोल्स में सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भैया आपको बोल दिया गया कि 8 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया तो कितना ग्राम आपको हाइड्रोजन चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना ग्राम वाटर बनेगा, मतलब कितने के लिए कितना बनेगा, कितना चाहिए, कितना बचेगा, ये सारी कहानी जो हम बात करते हैं दैट इज इन द स्टोसिमेट्रिक कैलकुलेशन। इसके बाद जो आपके पास चर्चा आने वाली है दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको याद हो गलती से तो क्लास 9th में भी और 11th में भी हम पढ़े थे ऑलरेडी। केमिकल कॉम्बिनेशन वही जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास था, डेफिनेट प्रोपोर्शन था, मल्टीपल प्रोपोर्शन था, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, लुजैक लॉ था, एवोगैड्रो लॉ था। ये जितने भी लॉज हैं दैट आर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मोटे तौर पे किसके हिसाब से रिएक्शंस होती है। इसी में आपके पास आ जाते हैं कुछ और भी टॉपिक्स दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मुला, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला, ये सारी चीजें भी अपन इसी में बात कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वही एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मुला के बारे में भी रिलेशन है कि भैया ये एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं, क्या रिलेट होते हैं, ये कंटिन्यूटी में आएगा। एंड द लास्ट मेजर टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीवी, ये सारी चीजें क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये मोटे तौर पे आपके पास सिलेबस है, जो टॉपिक्स जो आपके पास जेई में आते हैं मोटे तौर पे। ठीक है, इसके अंदर में कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, वो साथ साथ अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे, उसके लिए यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पे बस एक आइडिया के लिए आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई ऐसा जिसको यहाँ तक में ये चीजें दिख नहीं रही हो या स्क्रीन में देखने में कोई दिक्कत हो रहा हो, मुझे फटाफट से बता दीजिए। क्या स्क्रीन दिख रहा है, जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है? ओके ओके, लकी सेइंग यस सर बिल्कुल दिख रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ और लोग मुझे बता दें कि हाँ दिख रहा है, क्लियर क्लियर। ओके, अंकुश इज ऑल्सो सेइंग कि ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया अपने पास क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं मोटे मोटे तौर पे इस चैप्टर में। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, आप मुझे एक सेकंड बस टाइम दे दें। मैं थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, तो जस्ट अ मिनट। मैंने कर दी है सर, अनिल सर। ओके 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 ओके, श्योर सर, ठीक है, फाइन। ठीक है, तो अब अपन आ रहे हैं
कि भैया मोल होता क्या है इस टॉपिक पे एकदम बिल्कुल प्यार प्यार से आराम आराम से हौले हौले से पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस का जो इस बार का भी जो क्वेश्चन आया था एकदम बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, पर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक, बिल्कुल जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच। आई नो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों को चीजें बहुत अच्छे से पता है, बट स्टिल काइंड ऑफ रिविजन आपके लिए हो जाएगा और कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच एंड जितना जो अप लेवल है, जो एडवांस का लेवल है, वहां तक अपन टच करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली कहानी आती है, क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज मैटर। कहानी शुरू यहीं से होती है। सारा का सारा जो रायता फैला ना वो क्लास 9 से ही फैला हुआ है। याद करो तो क्लास 9th में आपको मोल भी आया हुआ था। ठीक है, तो कहता क्या है कि भाई साहब आपके पास जो भी मैटर है वो मैटर है क्या। तो हमको 9th में पढ़ाया गया था कोई भी चीज जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता, हम बोलते थे कि भैया वो चीज मैटर है। फिर हमने मैटर को क्या किया कि दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, एक जिसका नाम दिया मिक्सचर, एक बोला प्योर सब्सटेंस। फिर मिक्सचर्स को भी हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में हमने बांट दिया और प्योर सब्सटेंस को हमने एलिमेंट और कंपाउंड के कैटेगरी में बांटा। ये जो एलिमेंट और कंपाउंड का जो रायता फैला हुआ है ना, इनके कैलकुलेशंस के लिए कि कौन कितना एलिमेंट है, कितना कंपाउंड है, क्या बन रहा है, ठीक है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है बेसिकली मोल्स का। इसके लिए मोल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सैयद इज सेइंग कि म्यूट है तो आप बात नहीं कर पा रहे। बेटा देखिए, आप म्यूटेड हैं तो आप बात नहीं कर पाइएगा, डेफिनेटली आप मैसेज आप बोल नहीं पाइएगा, बट आप मैसेज कीजिए, मैं मैसेज आपका देख लूंगा। ठीक है, अगर बाई द वे किसी गलत मतलब मैसेज मिस हो जाए तो कोई दिक्कत है, दुख पे मत लेना, इसका दुख मत लेना। ठीक है, तो मुझे दोबारा मैसेज करना, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं देखते रहूंगा मैसेज, अगर ऐसा हो जाए तो रिपीट कर देना, ईगो पे नहीं लेना होता है ऐसे। ठीक है, चलो। तो अपने पास कहानी क्या है मोल के बारे में कि भैया आखिर ये मोल होता क्या है। ठीक है, तो चलो मोल तो बाद में समझेंगे। मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि भैया बताइए कि अगर मेरे पास ये स्टाइलस 5 डजन है, 5 डजन स्टाइलस है, तो कितने नंबर ऑफ स्टाइलस होंगे। ये क्लास 5 का क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास 5 डजन स्टाइलस है तो बताओ नंबर ऑफ स्टाइलस कितने होंगे। और हमको बचपन से पढ़ाया गया था कि डजन और नंबर में क्या रिलेशन होता है, और काफी लोगों ने आंसर मुझे भेजना शुरू कर दिया। नितिन वेरी गुड, काजल, शगुन, सैयद, संतोष, मानसी, श्वेता, अमन, और सारे लोगों ने सही आंसर दिया बिल्कुल, दैट इज 60, कि 60 होगा। हमको बचपन से पढ़ाया गया कि एक दर्जन में 60 होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन आता है, यार बोल तो मैं ये भी तो सकता था ना कि मेरे पास 60 स्टाइलस है। मैं क्यों बोलूं कि मेरे पास 5 डजन है, क्यों बोलूं, रीजन क्या है बोलने का। बोल सकता था ना 60 स्टाइलस, क्यों जबरदस्ती का जिंदगी में टेंशन लेने जाना कि भैया अपने को बोलने चाहें कि भैया 5 डजन स्टाइलस अपने पास, 60 है तो है बात खत्म, 60 है तो है बात खत्म है, क्या जरूरत है बोलने का। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना कि इसकी जरूरत क्या है, यहीं से कहानी शुरुआत होती है मोल्स की, कि आखिर हम 60 भी तो बोल सकते थे, हमने 5 डजन क्यों बोला। ठीक है, चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट कहानी अपने पास क्या बोलता है, बोलता है नेक्स्ट कहानी कि मेरे पास 2 डजन ऑक्सीजन गैस है, बताइए कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ये याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। ऑक्सीजन गैस दिया, दैट इज O2। सॉल्व आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं कि भैया 2 डजन ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, तो आपको कह रहा है कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो आपको अच्छे से पता है ऑक्सीजन गैस मतलब O2। तो मुझे फटाफट से बताओ कि अगर 2 डजन है तो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, जल्दी से मुझे बता दो। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। चलिए, तो काफी लोगों ने आंसर दे दिया, चिंत, सैयद, मानसी, मुस्कान, श्वेता, काफी लोगों ने फटाफट से आंसर दे दिया, दैट इज 48। ऑब्वियसली 48, क्यों भाई, क्योंकि अपने को दिख रहा है कि O2 मॉलिक्यूल का मतलब हुआ यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम हो गया आपके पास, और 2 ऑक्सीजन एटम होने का मतलब हो गया, हमें पता है कि अगर अपने को बोल रहा है कि 2 डजन है, 2 डजन मॉलिक्यूल का मतलब हो गया दैट विल बी 24 मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है तो 2, तो दैट विल बी 24 इंटू 2, दैट विल बी 48। ये बहुत सिंपल था। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन यहीं पे आकर अटका कि आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों है। तो अब अपन इस चीज पे आते हैं कि आखिर हमने क्यों मोल को इंट्रोड्यूस किया, क्यों डजन को इंट्रोड्यूस किया, इनकी जरूरत क्यों पड़ने लगी। ठीक है, चलो। सो इसी पे बेस्ड एक और भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पेंसिल का जब हमें लेंथ मेजर करना हो तो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, बहुत खुश हो गए तो हो सकता है फीट में बोल दें, हम किलोमीटर में क्यों नहीं बोल सकते।
आखिर ऐसा क्या है कि हम पेंसिल का जो लेंथ है वो किलोमीटर में नहीं बोल सकते? मुझे फटाफट से मैसेज करके बताओ कि हम पेंसिल का लेंथ किलोमीटर में बोल रहे तो क्या दिक्कत है? मुझे अब किसी ने बोल दिया, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मान लो मेरे पास पेंसिल का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। जस्ट मिनट, मान लेते हैं कि मेरे पास पेंसिल का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, चाहते तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, तो भैया हम बोलते हैं 10 इंटू 10 का पावर -2। फिर अगर हमें लगता कि नहीं भैया इसको मीटर में नहीं चाहिए, हमें इसको किलोमीटर में चाहिए, तो हम बोलते हैं 10 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -3। तो आखिर क्या दिक्कत है? क्यों हम इसको किलोमीटर में नहीं कह सकते? गलत थोड़ी है, बात तो सही है, बिल्कुल सही है ना? तो बहुत लोगों ने आंसर दिया है मुझे कि अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग होगी। संतोष कह रहे हैं, मुस्कान बच्ची कह रही है कि सर लॉन्ग लेंथ के लिए किलोमीटर यूज करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के लिए स्मॉल यूनिट यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है अचिंती, इसलिए यूज करते हैं। डजन का रीजन आपने बताया नहीं। नेचर लवर या जिसने भी, बेटा आप अपने नाम से आ जाइए। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, तो मैं उस क्वेश्चन के आंसर पे एक ही बार आऊंगा कि आखिर यहाँ पे किलोमीटर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, वहां पे डजन का इस्तेमाल क्यों किया। ठीक है, ओके अर्पित, ओके अर्पित, ठीक है। तो देखो दिक्कत क्या है, हमें सुन के अच्छा नहीं लगता, सीधा सा बात है, हमें सुन के अजीब लगता है यार, पेंसिल का लेंथ किलोमीटर में, कैलकुलेशन बहुत टफ होगा। अगर हम सीधा सा बात कहें तो अगर हमें इसको किलोमीटर में मेजर करना हो तो हमें बताना पड़ेगा कि भैया 0.000 समथिंग ऐसे कुछ करके आ रहा है। सो हमारे लिए ना कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। और हम लोग हैं आलसी इंसान। इंसान क्या चाहता है ना, आसान रास्ता लेना। मेहनत वाला रास्ता तो हम चाहते नहीं, एफर्ट वाला रास्ता हम चाहते नहीं। तो हम आलस के वजह से ना हमने यूनिट बना के रखा है, ऐसी कन्वीनियंट यूनिट बना के रखा है जिसमें अपने लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे मान लो किसी को अगर रेत खरीदना हो, तो रेत खरीदने के लिए वो ग्राम में नहीं बोलेगा कि भैया हमको इतना ग्राम दो, वो बोलेगा इतने टन या इतने क्विंटल दो। और किसी को गोल्ड खरीदना है तो बोलेगा इतने ग्राम दो। गोल्ड में कोई नहीं बोलेगा इतना किलो दे दो। हम बोल सकते हैं, कुछ लोग जिसके पास टेबल के नीचे का कुछ हो तो सोर्स बोल सकते हैं, बाकी नॉर्मली कोई नहीं बोल सकता कि गोल्ड इतना किलो दे दो। ठीक है, तो हम अपने लाइफ में वो कैलकुलेशन या वो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं जिसे हमें यूज करके कन्वीनियंस मिले, हम बड़े आराम से चीजों को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, और यही रीजन है कि हम नंबर काउंट करने के लिए मोल्स का इस्तेमाल करते हैं, डजन का इस्तेमाल करते हैं, स्कोर का इस्तेमाल करते हैं, सेंचुरी का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने डेली लाइफ के कैलकुलेशन को आसान कर सकें। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्या आता है कि आखिर ये मोल का डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो ये तो समझ लिए कि इसकी जरूरत क्या है, पर आखिर इसका डेफिनेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कोई किसी ने बोला कि डजन का मतलब क्या होता है, तो डजन ट्रेडिशनली चलते आ रहा है कि भैया कोई भी चीज अगर 12 हो गई तो हम कहते हैं कि दैट इज 1 डजन। तो आखिर मोल क्या होगा, मोल को डिफाइन कैसे किया जाए? तो देखो, मोल को डिफाइन करने के लिए ऐसे कहते हैं कि जो अपने पास एक स्टैंडर्ड ले लिया गया, वो स्टैंडर्ड क्या है? तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपके पास एक सैंपल है कार्बन का, कार्बन का कौन सा सैंपल, तो दैट इज C12 सैंपल। C12 का मतलब क्या हुआ, तो वो कार्बन एटम जिसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द आइसोटोप C12। इसके अलावा भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जैसे C14, C13। C14 तो बड़ा फेमस आइसोटोप है। ठीक है, तो कहता है कि C12 आइसोटोप को लो और इसका आप मास ले लो 12 ग्राम। कहता है कि C12 आइसोटोप लेना है और ये कितना लेना है आपको, 12 ग्राम लेना है। ठीक है, तो बोलता है कि अगर आपने 12 ग्राम C12 आइसोटोप का मास ले लिया और इसमें आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट कीजिए, नंबर ऑफ एंटिटीज, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज काउंट कीजिए। सो जो नंबर ऑफ एंटिटीज आएंगे दैट विल बी काउंटेड एज 1 मोल। सो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप आराम से इसको देखते जाइएगा। नंबर ऑफ एटम्स present in 12 ग्राम
सैंपल ऑफ C12 कार्बन, बोलता है 12 ग्राम कार्बन ले लो, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज या एटम्स प्रेजेंट हैं उसको कहता है कि दैट विल बी काउंटेड एज 1 मोल। अब सवाल ये उठता है कि भैया 12 ग्राम में हम कैसे काउंट करेंगे, हमको कैसे पता, ठीक है। बहुत बार एटम्स की जगह पे ना वर्ड यूज करता है एंटिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगे कोई चीज दिख नहीं रही है या कोई राइटिंग ऐसी चीज है जो पता नहीं चल रहा है तो आप बता दीजिएगा कि सर ये चीज लिखा हुआ पता नहीं चल रहा, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। बस आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बहुत बार पता नहीं चलता, छोटे स्क्रीन में आप बहुत बार यूज कर रहे होते हो, फोन में यूज कर रहे थे तो पता नहीं चलता, ठीक है। और इसमें राइटिंग उतने अच्छे से आ भी नहीं पाती है, तो जब भी आपको लगे आप मुझे बता देना, ठीक है। चलो, तो कहता है कि भैया कितना होगा 12 ग्राम में, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ऐसा थोड़ी मैं बैठ के एक एक कैसे काउंट करूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली बताया गया, ये प्रैक्टिकली ऐसे है कि जब 12 ग्राम का सैंपल लिया गया तो उसमें पता चलता है कि एक खास नंबर है, उस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, उतने नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट इज इन द एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर होता क्या है, तो आपके सामने एवोगैड्रो नंबर दिख रहा है, दैट इज 60222144, आपको बड़ा सा नंबर दिख रहा है, ठीक है। ये नंबर, ये जो नाम है ये अमेडियो एवोगैड्रो के नाम पे रखा गया है। अब इतना बड़ा नंबर तो याद कर नहीं सकते, तो हम इसको सिंपली कैसे याद रखते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। बाकी एग्जैक्ट जो है उसको इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन हाँ अपने इतना याद करने की जरूरत नहीं, हम इसको याद रखते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि 12 ग्राम का जो सैंपल है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हैं, और अब से इसको 1 मोल कहा जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे डजन था। तो मोल और डजन में कोई भी फर्क नहीं है, एक रत्ती का फर्क नहीं है। जहां पे कोई चीज 12 हुआ तो वो डजन कहलाया, 6.022 10⁻23 हुआ तो मोल कहलाया। डजन का यूज हम अपने आलस के लिए करते हैं ताकि हमको ज्यादा नंबर ना बोलना पड़े, कैलकुलेशन आसान हो। मोल का भी सेम कहानी है, दोनों के दोनों ही काउंटिंग नंबर है। मोल का डेफिनेशन क्या है, तो आपको बताया कि मोल का डेफिनेशन है कि 12 ग्राम कार्बन के सैंपल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको 1 मोल कहा लिया जाएगा। यहां तक में किसी को कोई दुविधा, संकट, आपत्ति विपत्ति है तो मुझे बता दो कि समझ में नहीं आया फटाफट से। कोई ऐसा जिसको लगता है कि मोल का डेफिनेशन समझ में नहीं आया? हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आता है, उस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं मैं कि कोई मुझसे पूछेगा, और अगर नहीं पूछेगा तो मैं खुद ही बताऊंगा। चलो ठीक है, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए काफी लोगों ने मैसेज किया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि कार्बन ही क्यों लें, कुछ भी ले सकते थे, ऑक्सीजन लेते, हाइड्रोजन लेते, इतने सारे दुनिया में एलिमेंट है, कार्बन ही क्यों लें? देखो, कार्बन लेने के पीछे ना बहुत स्पेसिफिक तो कोई वजह नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस इज अ कन्वेंशन, बट स्टिल कुछ एक्सप्लेनेशन हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक एक्सप्लेनेशन कहता है कि कार्बन लेने से जो कैलकुलेशन है, जो मोल में जो नंबर आता है, वो नंबर बड़े आसान तरीके से आता है इन कंपेरिजन टू अदर्स। जब एएमयू वगैरह भी डिफाइन करते हैं तो जो मास वगैरह आता है वो थोड़ा सा आसान सा आता है, थोड़ा सा ऐसा नंबर आता है जिस नंबर में आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो, थोड़ा वो होल नंबर के आसपास में आता है। वही अगर कोई दूसरा आप एलिमेंट ले तो उसमें नहीं आता। कुछ और भी एक्सप्लेनेशन ऐसे हैं कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्योंकि वो गैसेज हैं और गैसेज में कैलकुलेशन बहुत टफ होती है, गैस लेना, उसको मेजर करना, मास मेजर करना, उसके रिएक्शन करा के पता कर पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इस वजह से कार्बन को ले लिया गया। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें बहुत अच्छे से पता है कार्बन है तो जीवन है, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, 1/3 केमिस्ट्री है, तो कार्बन का अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस वजह से भी कार्बन का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। बाकी बहुत स्पेसिफिक कोई वजह नहीं है। चलिए, तो अब अपन आते हैं एवोगैड्रो नंबर पे। जस्ट आपको बताया कि भैया 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट विल बी एवोगैड्रो नंबर। अमेडियो एवोगैड्रो साहब के नाम पे रखा गया, इन्होंने इसकी डिस्कवरी नहीं की थी, इनके ऑनर में रखा गया है, ठीक है। चलिए, एक चीज और कि भैया इस एवोगैड्रो नंबर को जब हम बोलते हैं ना 6.022 10⁻23, तो बहुत बार हम क्या करते हैं ना, ये नंबर ना बोल के हम वहां पे लिख लेते हैं n0, n के नीचे 0 सबस्क्रिप्ट में। तो n के नीचे 0 लिखने का मतलब यही है कि दैट इज एवोगैड्रो नंबर। n a लिखा तो इसका भी मतलब वही है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो बहुत बार हम ये नंबर पूरा ना लिख के n0 या na लिख लेते हैं, मतलब दोनों का सेम ही है। चलिए, तो अब अपन आते हैं कि भैया ये मोल कैलकुलेट कैसे किया है, इसका फॉर्मूला क्या है। समझ तो लिए कि मोल होता क्या है, डेफिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें बात कर ली। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं,
तो मैं आता हूं सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे, जो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आने वाला है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास अगर 5 डजन स्टाइलस है तो बताओ कितने नंबर ऑफ स्टाइलस है। आपने कहा था 60 है। कैसे कहा था? तो मुझे पता है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइलस वाली कहानी। तो आपने कुछ ऐसा कहा होगा कि सर हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि डजन का फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स। जिसका भी डजन निकालना है उसके नंबर ऑफ यूनिट्स को लिखेंगे और उसको क्या करेंगे कि 12 से डिवाइड कर देंगे। ये डजन का फॉर्मूला है, बचपन से हमको सिखाया गया, 5वीं में ही सिखाया गया हमको। और हमें पता है कि भैया यहाँ पे जो डजन था अपने पास, कितने डजन था अपने पास, दैट इज 5 डजन। तो 5 डजन बराबर अपने पास नंबर ऑफ यूनिट था, जिसके भी यूनिट्स निकालते हैं बाई 12। 12 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर लिए तो हमको पता चल गया कि भैया यहाँ से जो नंबर ऑफ यूनिट्स आए थे दैट विल बी 60। सो मैंने शुरू में ही आपको एक बात कही कि डजन में और मोल में तो कोई फर्क था ही नहीं, कोई फर्क नहीं है, तो फॉर्मूले में कैसे फर्क आ जाएगा? तो जैसे जो डजन का फॉर्मूला यहां है, एग्जैक्ट यही फॉर्मूला आपके पास मोल्स का होता है, उससे कुछ भी अलग नहीं है। जैसे डजन है वैसे ही मोल्स है। कैसे? तो मोल्स, जैसे डजन कहा ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स बाई 12, तो मोल के लिए कहता है कि किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मोल निकालना है तो मोल कुछ और नहीं होगा, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स जिसके भी आपको मोल्स निकालने हैं, दैट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एंड एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 का पावर 23। खेल खत्म। तो जो डजन है वही मोल है। अगर हमको डजन आता है तो हमको मोल आता है, अगर डजन नहीं आता तो मोल में फिर हमको दुख होगा। डजन आता है तो कोई दुख ही नहीं। अब नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या है? अब क्लियर सी बात है ना कि मुझे अगर स्टाइलस का डजन निकालना है तो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स स्टाइलस के लूंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं नंबर ऑफ यूनिट्स स्पेक्स के ले लूंगा, ऑब्वियस सी चीज है। तो जो मोल्स के लिए भी कहानी है ना कि यूनिट्स किसके लेने हैं, कौन से यूनिट, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको एटम्स के मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स लेने होंगे, मॉलिक्यूल का निकालना है तो मॉलिक्यूल लेना होगा, आयन लेना है, अगर आयंस के निकालने हैं तो आयंस लेना होगा। तो मैं इस चीज को यहाँ पे एरो बना कर लिख देता हूँ कि यूनिट्स किसके होने चाहिए। तो यूनिट्स आपके पास होने चाहिए या तो नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है जिसके मोल्स निकालने केमिस्ट्री में, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और या तो आयंस हो सकता है, या कोई भी अदर एंटिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जिसका मोल निकालना है उसका नंबर ऑफ एंटिटी रखो, डिवाइड बाय 6.022 10 का पावर 23 कर दो, खेल खत्म। मुझे यहां तक बता दो कि क्या मोल और डजन में कोई फर्क है, क्या मोल के फॉर्मूले में किसी तरह का कोई आपको दुख है, समझ में नहीं आया तो जल्दी बताओ, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। ऐसा लग रहा है कि मोल का फॉर्मूला आपने को पता नहीं चला, भैया मोल क्या बोल दिया पता ही नहीं चल रहा है, कौन सा जादू हो गया, लग रहा है बाउंसर हो गया, शोएब अख्तर का नोबॉल हो गया। चलिए, मुस्कान, मानसी, आकाश सारे कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अपने पास एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 1.8066 इंटू 10⁻25 है। देखो ये इसका मतलब है दैट इज 10⁻25, ठीक है। तो कहता है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ एच एटम्स हैं। तो बोला है कि बताइए कितने मोल्स एच एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आने वाला है। जल्दी से शुरू हो जाइए। अगले क्लास में हम ट्राई करेंगे कि पोल्स वगैरह का यूज करें, पोल्स में आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो सोमानी ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे। नितिन ने आंसर दिया है, सैयद ने आंसर दिया है, समृद्धि ने आंसर दिया है, विवान ने दिया है, बहुत बढ़िया। लकी, मानसी, अंकुश, आकाश, बहुत अच्छे। श्वेता, चलिए बहुत बढ़िया। मुस्कान, नीरज, काफी नीलक आसान था सर, क्वेश्चन। हाँ सर बताइए। आप चाहे तो माइक अगर ऑन भी करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब बच्चे अगर बोलना चाहे तो आपके जैसा सही लगे। टीम ओके के ओके, हाँ, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है सर। मगर मुझे रिक्वायरमेंट लगी तो मैं ऑन कर दूंगा। बाकी बच्चे काफी ओके, अच्छे हैं, वो रिस्पॉन्स कर दे रहे हैं, मैसेज में बता दे रहे हैं, मैसेज में देख ले ओके, रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। ओके। बाकी अगर बच्चों, अगर आपको ऐसा लगे कि माइक की जरूरत है तो आप मुझे बता देना, बाकी मैं कंटिन्यूअसली आपके चैट्स देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अपने को दिख रहा है कि भैया मोल बताना है, ये तो महाफर्जी सा काम है, जैसे डजन बताना है, तो आपने जस्ट फॉर्मूला यूज करना है, फटाफट से सॉल्व कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व कर देता हूँ, बाकी मुझे पता है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो हमें पता है कि भैया मोल्स निकालने हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स रखेंगे। किसका यूनिट? तो हमें क्लियर कट बोला है कि एच ई एटम्स हैं, मतलब हमें यूनिट्स किसके रखने होंगे? एच ई एटम्स के रखने होंगे। दैट विल बी 1.8066 इंटू 10⁻25 होल डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है।
और जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें दिख रहा है दैट विल बी 10⁻², और आपको यहाँ से दिख रहा है इसको कीजिएगा तो दैट विल बी 0.3। अब जैसे कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट विल बी 30, ठीक है। तो अपने को यहाँ से क्लियर कट आंसर दिखा है, दैट विल बी 30 द आंसर। तो लगभग सारे लोगों ने, जितने लोगों ने आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, दैट विल बी 30 मोल्स। बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में पहले मोल्स दिया, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स देके, अब इसको उल्टा कर दिया, बोलता है कि बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के कितने होंगे 2 मोल्स में। अगर 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन जैसे शुरू में दिया था कि 5 डजन स्टाइलस तो कितने नंबर ऑफ स्टाइलस। इसी तरीके से 2 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। शुरू हो जाइए फटाफट से। ओके, एक एक्चुअली ऑप्शन जो है वो रिपीटेड है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को मैं हटा दे रहा हूँ। चलो, तो 1, 2 एंड 4 ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, लगभग लोगों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। रोहित, अमन, अंकुश, प्रियांशी, काजल, मुस्कान, नितिन, ओके, समृद्धि, ठीक है, काफी लोगों ने, श्वेता, काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये बिल्कुल मासूम सा बच्चा वाला क्वेश्चन था कि भैया कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 2 मोल में। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया डायरेक्ट सा। हमें पता है कि भैया फॉर्मूला अपने पास कुछ इस तरीके सा है, दैट इज मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज जो भी आपके पास दिया था डिवाइड बाई Na। हमें पता था कि मोल अपने पास दिया हुआ दैट इज 2, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर लिया 2, Na से लेकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट अभी बात किया था कि एवोगैड्रो नंबर की जगह पे हम Na का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया तो दैट विल बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट विल बी 2Na, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब ये नहीं पूछ रहा है कि बताइए कितने नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल हैं, कहता है कि 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, बताइए इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। तो देखते हैं फटाफट से कि इस क्वेश्चन को कितने लोग अभी सॉल्व कर पाते हैं तुरंत में। मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट से सॉल्व कीजिए और फिर मैं आऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जिनसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। बोलता है 2 मोल्स अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। तो आर्यन बाबू आपके आंसर गलत है, अमन गलत है, शालिनी रॉन्ग है आपका, आकाश सही है, नेचर क्या, अर्पित, ओके, सो अर्पित सही है, विवान सही है, के बाद नीरज सही, काजल सही है, नितिन गलत है, शालिनी गलत है, प्रियांशी गलत है, श्वेता सही है, सोमराय सोमराई आई गेस, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो, ठीक है, सोमराई सही है, मानसी गलत है, सगुन, अच्छा ऑप्शन बताया, ठीक है, मानसी सही है, सगुन सही है, अंकुश सही है, जोया सही है, रोहित गलत है, ठीक है, समृद्धि सही है। काफी लोगों ने सही दिया आंसर और काफी लोग इस ट्विस्ट में थोड़े से अटक भी गए हैं। और 10 सेकंड का आप टाइम लीजिए और ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि गलती हो गया, इंपॉर्टेंट है कि दोबारा नहीं होना चाहिए। पहली बार में हो गया दैट्स फाइन, ठीक है। साहिल सही है, बढ़िया, रोहित बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा ओके ओके आर्यन, कोई बात नहीं, ठीक है, इसका आंसर आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहता है कि अगर आपके पास 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो बताइए ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। चलो शुरू करते हैं कहानी। सो एक सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है अपने पास H2SO4, बचपन से पता है, रट्टा मार के बैठे हुए बचपन से कि भैया H2SO4 होता है, ठीक है। तो इस H2SO4 का मतलब क्या हुआ, तो इसको ऐसे समझो ना कि एक बास्केट है, इस बास्केट में क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर का एटम है और यहां पे आपके पास 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। और कहता है कि ऐसा बास्केट कितना है, तो ऐसा बास्केट आपके पास 2 मोल्स हैं, 2 मोल ऐसे बास्केट है आपके पास, ठीक है।
अब आपके पास अगर 2 मोल ऐसा बास्केट और पूछा कि बताइए ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो नहीं बता सकते अपने पास ऑक्सीजन एटम कितने हैं। 2 मोल्स ऐसे बास्केट है, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये 2 मोल्स बास्केट का मतलब है दैट इज 2 Na बास्केट। कैसे पता? तो हमें जस्ट पता था अभी कि मोल बराबर होता है दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स दिया है H2SO4 का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na को इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दिए, तो दैट इज नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स आपके पास कितना आ गया? 2Na। कोई ऐसा जिसको यहां पे दिक्कत है तो मुझे बता दो कि 2Na कैसे आया, समझ में नहीं आया कोई ऐसा? अर्पित बोल रहा है कि एटॉमिक मास कितना होता है। अर्पित H2SO4 का एटॉमिक मास बाबू कैसे निकालेंगे, उसका तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आप 1 + 1 काउंट करो, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4 काउंट करो, दैट विल बी 98। ठीक है, चलो। तो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 2Na, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल विल बी 2Na। कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत है तो मुझे बता दो। H2SO4 मॉलिक्यूल 2Na होगा, हमको इसमें दुख है, हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया, नो बॉल चला गया, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं है। चलिए, तो अगर H2SO4 मॉलिक्यूल, बच्चा ये बताओ कि अगर 2Na है और मुझसे बोल रहा है कि एक डब्बे में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो क्या हम नहीं बता सकते कि अगर ऐसे ऐसे डब्बे मेरे पास 2Na है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होगा? तो हम नहीं बोल सकते दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स जितना भी होगा, और एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 4 कीजिएगा दैट इज 2Na, मल्टीप्लाइड बाई आप 4 कीजिएगा दैट विल बी 8Na। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? 8Na हो जाएंगे। कोई ऐसा जिसको यहां तक तकलीफ है तो मुझे बता दो कि यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी है जो जादू हो गई, समझ में नहीं आ रहा है, अपन बात करेंगे वापस से कि भैया ये 8Na कैसे आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, जादू हो गया। अब इसका मास वास कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सब अपन धीरे धीरे आगे करके बात करते चलेंगे। कोई ऐसा जिसको लगता हो कि 8Na अपने को जादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है? बहुत कोई भारी भरकम सी चीज बता दी है, नो बॉल जा रहा है, यॉर्कर जा रहा है, हम बोल्ड हो गए हैं। कोई ऐसा जिसको 8Na में तकलीफ है? चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है। सो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुस्कान, संध्या, बहुत बढ़िया। चलिए, सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे लेवल का है। कहता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये कैसे करें? तो सारे केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालो, जैसे पिछले वाले में ऑक्सीजन एटम निकाले थे, और चेक करके बताओ कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सबसे कम है। वक्त दीजिए, सॉल्व कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, भले आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, पर सॉल्व तरीके से कीजिए, गलती नहीं कीजिएगा। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सीखना इंपॉर्टेंट है। शुरू हो जाइए। बोलता है कि बताइए किसमें ऑक्सीजन एटम का नंबर सबसे कम है। शुरू हो जाइए। विवान बहुत अच्छे, शालिनी बहुत बढ़िया, समृद्धि बहुत बढ़िया, अंशिका बहुत बढ़िया, अर्पित बढ़िया, काजल बढ़िया, शिवम बढ़िया, मुकेश गुड, मानसी गुड, अंकुश गुड, नितिन गुड, श्वेता गुड। काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया, फिर भी मैं 1 मिनट और टाइम दे रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर नहीं भेजा अभी भी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हर कोई पार्टिसिपेट करे। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल अप होंगे, पार्टिसिपेशन आएगा, मजा आएगा सॉल्व करने में। शुभम बढ़िया, संध्या बढ़िया, रोहित बहुत अच्छे, अमन बहुत बढ़िया, लकी बहुत अच्छे, कुछ लोग अभी भी हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, तो आई एम वेटिंग कि आप लोग सॉल्व कर लें। जोया बहुत अच्छे, दिव्यम बढ़िया, आर्यन बहुत अच्छे। चलो, सो मैं एक बार इसका सॉल्यूशन हवा में बता रहा हूं, क्योंकि इसी पे मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा। जब दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो दोनों का सॉल्यूशन एक साथ ही आ जाएगा। ठीक है, तो हवा में ये बता रहा हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब हुआ H2। H2 मॉलिक्यूल है 1 मोल, मतलब Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर्मूला मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई Na, Na जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया। उसी तरह से H2O वाला जो केस है, सेकंड थर्ड वाला जो केस है, उसमें भी सेम कहानी है। 1 मोल है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा Na, मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। H2SO4 में भी सेम कहानी है, HCl में भी सेम कहानी है, बस मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए इन सब में सबसे अधिक नंबर ऑफ एटम्स किसमें है? कौन से सैंपल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं? ये नहीं पूछा मैंने कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, मैं बस सिंपली पूछ रहा हूं, क्वेश्चन यही है, विच सैंपल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? ऑप्शन सेम है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, काफी लोग आंसर भेज रहे हैं, बट एक मिनट रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन लिख लेने दो। नीलम सर, 1 मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। बच्चों, आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया लिंक्स में, वो लिंक क्रिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो कल कल आपका सेम टाइम पे फिजिक्स का क्लास होगा। ठीक है, तो आज आपकी बस ये लास्ट क्लास है, तो अच्छे से इसको कवर कर लो, घर जाके चलिए, प्रैक्टिस तो काफी लोगों ने आंसर मुझे भेज भी दिया है। शालिनी, नितिन, काजल, मुस्कान, जोया, अर्पित, निकी, विवान, आप एक बार फिर से देखिए, मुकेश, अंकुश, नीरज, शगुन। ठीक है, चलो, तो काफी लोगों ने मुझे आंसर भेज भी दिया है, और यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा कि भैया H2SO4 में नंबर ऑफ एटम सबसे अधिक होंगे। क्यों सबसे अधिक नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो इसलिए नंबर ऑफ एटम सबसे अधिक होंगे क्योंकि अपने को दिख रहा है कि इस एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, दैट इज 7। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो दैट इज Na, क्योंकि 1 मोल का मतलब हुआ Na। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na। कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na आ रहे हैं, मैं इसका भी सॉल्यूशन एक बार साइड में बता रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि भैया मोल्स बराबर क्या कहानी है, तो मोल्स बराबर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। सो हमें यहाँ से दिख रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 1 इंटू Na, दैट इज द Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सारी जगह 1 ही है तो Na ही रहने वाला। अब यहाँ पे 2 एटम है, मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे 1 है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1। तो हमें दिख रहा है कि सबसे कम जो है वो इसमें आ रहा है, बाकी सारी जगह 2 Na आ रहा है। अभी जो क्वेश्चन पूछा उसमें क्या था कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे अपने पास 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर ऑफ एटम सबसे अधिक आ रहे हैं। यहां तक में किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बताओ फटाफट से, फिर अपन आगे बात करेंगे। कोई ऐसी चीज जो आपको लग रही है कि यहां तक में जादू हो गया, समझ नहीं आया है? देखो, काफी लोगों ने बिल्कुल नो आंसर आ रहा है, और मुझे पता है काफी लोगों को चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गई हैं। स्टिल मैं पूछ रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आया तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई भी ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, पर्सनली मुझे मैसेज कर दो, मैं समझा दूंगा। ऐसा इसमें सोचने की बात नहीं है कि यार सब बोल रहे हैं, समझ में आ गया तो हम कैसे बोल रहे हैं, पीयर प्रेशर में ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, जब एग्जाम क्रैक करने हैं ना अपने को, तो ये नहीं सोचना होता कि बगल वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बगल वाली क्या कर रही है नहीं कर रही है, अपने बारे में सोचना होता है, बात खत्म है। ठीक है, चलो, संध्या बोले बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके, सो आपके पास ये एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में क्या है, तो आपको क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, जैसे H2 कंपाउंड है, बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 5 मोल है। बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, आपको ये कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच एटम इन द कंपाउंड का आपको कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ एच एटम्स इन द कंपाउंड। देखो, ये लास्ट वाला चीज मैं हटा देता हूँ, इस पे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक कैलकुलेट कर लो बस, इसको बाद में कैलकुलेट करना आप आराम से घर पे। मुझे बता दो कि ये टेबल फिल हो जाएगा कि नहीं होगा। मैं आप लोगों को ना 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 3 मिनट लीजिए और इस टेबल को फिल कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से, एकदम मतलब सेकंड्स के काम ही है, फिर भी आपको इतना टाइम दे रहा हूं, आप 3 मिनट लो और फटाफट से इस टेबल को फिल करो। और इस टेबल में कहीं कोई लगे कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, नहीं हो पाएगा, तो मुझे बता दो। फटाफट से टेबल फिल करो जल्दी से। नीरज, व्हाट 47 समझ में नहीं आ रहा बेटा, फिर से बताइए एक बार क्या कहना चाहते हैं आप। टाइम लीजिए, इस टेबल को फटाफट से फिल कीजिए सारे लोग, 3 मिनट का टाइम है, आप फटाफट से फिल कीजिए। दिस इज 46, 47, 48, 49 तक बात करेंगे अपन। ठीक है,
बस टेबल फिल हो जाए तो मुझे बता देना कि हाँ टेबल फिल हो गया, कि अगर किसी का हो गया है तो। मान लो पहले फिल हो गया तो फिर क्यों वेट करना, क्यों टाइम वेस्ट करना। ओके सोमराई, सोमराज है या सोमराई है बेटा, पता नहीं चल रहा है। अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करूं तो मुझे बता देना। ओके ओके। गुड शगुन। तो मेरे बारे में, ठीक है, करो करो। क्वेश्चन नंबर 7 बता दूं, ठीक है, ओके रोहित, ओके ओके फिर ठीक है, फाइन फाइन फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 का है, ओके शगुन ठीक है। जस्ट मिनट। चलिए ठीक है, सो काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मुझे ये बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है तो मुझे फटाफट से बता दो, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड या नंबर ऑफ एच एटम्स, सॉरी मोल्स ऑफ एच एटम निकालने में दिक्कत हुआ हो। नहीं है, बहुत अच्छे, ठीक है। डाउट, हाँ बोलो बोलो अर्पित, क्या डाउट है बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड दैट इज 5 मोल्स। अगर ये 5 मोल्स है तो भैया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 5 Na। Na की वैल्यू पुट कर लो, बात खत्म, ठीक है, हो जाएगा ये। अच्छा, और अपने को दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, तो दैट विल बी 5 Na मल्टीप्लाइड बाई 2। डन है अर्पित, हो जाएगा क्या क्वेश्चन नंबर 4। और इसके बाद कहता है मोल्स निकालना है, तो दैट इज मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई Na, तो Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 10, ठीक है। क्लियर है। कोई और ऐसा जिसको क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। हाँ, नंबर ऑफ एच एटम्स निकालना था, दैट विल बी 5 Na, यहाँ से उठा के यहाँ फेंक देते, बात खत्म, 5 Na मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, ओके नितिन। नेक्स्ट बोलता है ये 2 मोल्स है, सेम कहानी, 2 मोल्स है यहाँ पे। आपको बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2Na, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि बताइए एच एटम्स के मोल्स कितने होंगे, वही कहानी अपने पास, 2Na मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई Na, ठीक है। HCl हो जाएगा। कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में दिक्कत है तो मुझे फटाक से मैसेज करो, 5 एंड 6 में दिक्कत है तो जल्दी से। कोई ऐसा जिसको 5 एंड 6 में दिक्कत है, नहीं है, चलो बहुत अच्छे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। H2SO4 को बोलता है कि भैया नंबर ऑफ एच, आपके पास नंबर ऑफ एच एटम्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत है, ठीक है, बिल्कुल आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया। तो कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एच एटम इतने हैं तो बताइए इन सारे के बारे में कि भैया ये कितने कितने होंगे। चलो, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे एच एटम पता है तो क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बता सकता, कैसे बताऊंगा। तो मुझे पता है ना कि एक H2SO4 में कितने एच एटम है, 2, तो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे,
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो दैट विल बी 36। ये नंबर जो है दैट इज 36.138 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 23 होल डिवाइड बाई 2। तो ये जैसे करेंगे तो हमारे पास H2SO4 मॉलिक्यूल्स के नंबर आ जाएंगे, और H2SO4 मॉलिक्यूल्स के जैसे आपके पास नंबर आ गए तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, जस्ट में 1 मिनट रुक जाइए। तो आपके पास जैसे H2SO4 मॉलिक्यूल्स के नंबर आ गए तो आप इसके बाद क्या कीजिएगा, ये नंबर आपके पास है। अब आपको कहता है कि भैया बताइए आपके पास की H2SO4 के मोल्स कितने होंगे, दिस नंबर डिवाइड बाई Na कर लीजिए। तो आपके पास जैसे इसको Na से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा दैट इज द मोल्स ऑफ H2SO4, ये आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, सारे कैलकुलेशन नहीं हो जाएंगे? मुझे ये बता दो कोई ऐसा जिसको अभी भी ये क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत है? आकाश दिक्कत है इसमें? फटाफट से मुझे देख के बताइए कोई दिक्कत है? कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन नंबर 4 to 7 इसमें कहीं पे भी एक रत्ती भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो मुझे बता दो। 36.8 कैसे आया? 10 का पावर 25। सर एक बार और समझा दो, ठीक है, ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है मैं एक बार और समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। ओके ओके शगुन, ओके कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं वापस से समझा रहा हूँ। चलो देखिए इधर ध्यान दीजिए, आपके पास H2SO4 जो मॉलिक्यूल है, इधर ध्यान दो, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ फिर आपको इस पे वापस से आऊंगा। तो मेरे पास अगर H2SO4 मॉलिक्यूल है और मुझे कहता है कि मुझे नहीं पता इसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मान लेता हूँ X है, और इसने बोल दिया मुझे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मान लो कि मुझे बोला कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मान लो मेरे पास है टोटल 14। तो बताइए मेरे पास H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे? हमें दिख रहा है कि एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। सो अपने को पता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर क्या होगा, दैट विल बी 2 इंटू नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है, दैट विल बी 2 इंटू नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को ले आके इधर डिवाइड कर देंगे, 14/2 करेंगे तो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स आ गया। और क्या नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स आ गया तो मेरे पास क्या इसके मोल्स नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी निकाल ही लिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद अपने से बोलता है हाइड्रोजन एटम के नंबर कितने हैं, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल ही चुके कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपने पास तो दिया ही हुआ था कि भैया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, यहाँ से मोल्स निकाल लेंगे 23 से डिवाइड करके 6.02 टू 10 का पावर 23 से। डन है क्या? डन है या मैं सॉल्व करके बता दूं, ये बात मुझे बता दो, एग्जैक्ट आंसर तक ला दूं? देखो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो, मैं सॉल्व कर दूंगा आंसर बता दूंगा फिर कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है। डन है? शगुन डन है क्या? शगुन, और कौन था? शगुन, मुस्कान, आई गेस, और कोई कोई, आर्यन, डन है बेटा ये? चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बढ़िया आगे, गुड, वेरी गुड। कोई ऐसा इसको अभी भी लगता है कि चीजें बाउंसर नो बॉल जाए तो मुझे फटाक से बता देना, आराम से अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए, समझ में आने लगेगी तुरंत स्पीड बढ़ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, नो बॉल बाउंस हो जाएगा तो लगेगा यार कौन से जादू चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, बड़े आगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको जो मॉड्यूल्स है उसको क्वेश्चंस मैं दूंगा, अभी नहीं दे रहा मैं, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1-2 क्लास का, उसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। मोल्स में एक फॉर्मूला अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, इसके बाद भी आएगा वो, दैट इज वॉल्यूम वाला। ये तो मास पढ़ लेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब अपन सीखने वाले हैं मोल्स के दूसरा फॉर्मूला, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूं, और उसमें इन टर्म्स का इस्तेमाल होने वाला है। चलिए, तो फॉर्मूला हुआ करता था, कहते थे कि अगर आपको मोल्स निकालना है तो आप मास लीजिए ग्राम में किसी भी चीज का और उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास का सिंपल आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो मोलर मास का मतलब कुछ और नहीं है, दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय Na।
या इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोले तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। अगर आपके पास कोई भी चीज 1 मोल है, जैसे मान लो मैं 1 मोल H2O ले लूं, तो उसका मास होता है 18 ग्राम, तो दैट इज द मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि 1 मोल का डिफाइंड है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था। ये सारे जो मास के टर्म है एक दूसरे से को रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है इस तरीके से कि बस यूनिट्स के डिफरेंसेज आते हैं। तो इसी वजह से इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे और मोलर मास सीखने के बाद हम वापस से मोल्स के दूसरे फॉर्मूले पे आएंगे। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट कहानी है एएमयू की, कि आखिर एएमयू क्या होता है। देखो, एएमयू है वो मास जिससे हम किसी एटम या किसी बहुत छोटे एंटिटी के मास को मेजर करते हैं। होता क्या है एएमयू? तो एएमयू को डिफाइन करने के लिए भी ना मोल के जैसा ही एक डेफिनेशन लिया गया। क्या कहा गया? तो कार्बन का बोला कि कार्बन का एक एटम ले लो, ठीक है, और उस एटम को क्या करो ना कि 12 टुकड़ों में तोड़ दो, 12 टुकड़ों में उसको तोड़ो, और जो 12th पार्ट हुआ ना उस एटम का, उस एटम का जो 12वां पार्ट है, जो 12वां हिस्सा है, जो 12th हिस्सा है, उसके मास को मेजर कर लो, और उसी मास को बोला गया दैट इज 1 एमयू। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन एटम के मास को लिया, उसको 12 पार्ट में तोड़ा, जो 12 पार्ट का मास आया दैट इज 1 एमयू। बिल्कुल मोल से मिलता जुलता डेफिनेशन है। C12 वहां भी लेते हैं, C12 यहां भी लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, और बाकी किसी को डाउट हो, समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, फिर अपन इस पर वापस से बात करेंगे। ठीक है, दैट इज मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ C12 कार्बन एटम। बोलता है C12 जो कार्बन एटम है, इसके मास का 12वां हिस्से का जो मास है, उसी को डिफाइन किया गया एमयू। सवाल ये उठता कि जरूरत क्या है एमयू की? फिर से वही जवाब, जो मोल की कहानी, जो डजन की कहानी, जो केजी में अपने पढ़ रहे थे, या जो मिलीमीटर सेंटीमीटर वाला जो पेन का एग्जाम्पल था, बिल्कुल सेम लॉजिक, कि भैया हमें एटम का मास मेजर करना है, उसको किलो में तो कर नहीं सकते, ग्राम में कर नहीं सकते, मिलीग्राम चलेगा नहीं, तो एक नया यूनिट का जरूरत था, और दैट न्यू यूनिट इज द एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। बहुत बार इसको यू भी लिखा जाता है, दैट इज यूनिफाइड मास। 9th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, यहां तक इस डेफिनेशन तक में कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ कि कोई चीज समझ में नहीं आया डेफिनेशन तक, कि एमयू होता क्या है। कोई ऐसा इसको लगता है एमयू ही नहीं पता चला कि एमयू क्या चीज है? आएगा तो हमको पता ही नहीं एमयू क्या चीज है, क्या पता क्या जादू हो गया, कोई भारी भरकम सा चीज बता दिया, है ना ये? चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपके पास टेबल है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको लगभग लगभग मास आपको देखने को मिल जाता है, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं। कुछ एक के मास तो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, कम से कम आपको एटॉमिक नंबर 30 तक के मास को याद रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ हाइड्रोजन से लेके आपको 30 तक तो याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको इधर में कुछ कुछ, जैसे आपको हो गया ब्रोमीन का मास, यहाँ पे आपके पास हो गया आयोडीन का मास, इनको भी आपको याद रखना पड़ता है, लेकिन कम से कम 30 तक याद रखो। एडवांस वाले अच्छे को मास लिख लिख के देते हैं, लेकिन मान लो कभी नहीं दिया तो क्या करोगे? ठीक है, चलो। अब इस प्रेडिक्टर में दो चीजें हैं, ये जो ऊपर में नंबर दिया है दैट इज एटॉमिक नंबर, और ये जो नीचे में नंबर दिया है डेसिमल में, फ्रैक्शन में, या कहीं कहीं आपको दिख जाएगा कि होल नंबर में भी अगर जो आपको नंबर दिख रहा है दैट इज मास। तो ये जो नीचे वाला नंबर है दैट इज द मास, किसमें होगा इसका यूनिट? दैट इज इन एएमयू। ठीक है, और जो ऊपर वाला नंबर है दैट इज एटॉमिक नंबर। आई गेस एटॉमिक नंबर और मास आपको चीजें याद होंगी, स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है। तो मास जो है वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है दो चीजों का, दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, और एटॉमिक नंबर है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मन में एक जरूर ख्याल आता होगा कि यार मास तो हमको यूजुअली बचपन से होल नंबर में पढ़ाया जाता है, ये डेसिमल में क्यों है? कोई मुझे बताएगा क्या कि ये डेसिमल में क्यों आता है मास? मास तो हमको ये बताया जाता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, फिर डेसिमल में कैसे आ गया? कोई मुझे बताएगा? मैं वेट कर रहा हूँ मैसेज का कि आखिर ये मास फ्रैक्शन में डेसिमल में कैसे है। लास्ट स्लाइड, ओके सैयद, जस्ट अ मिनट, मैं कर दे रहा हूँ बच्चा, बस इस क्वेश्चन का आंसर देख लूं मैं फिर। बहुत अच्छा अमन, बहुत अच्छा नितिन, प्रियांशी बहुत बढ़िया। तो अभी तक 3 लोगों ने बस आंसर दिया है मुझे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे लोग आंसर देंगे। आकाश अच्छा है, विवान बढ़िया, नीरज बढ़िया, रोहित बहुत अच्छे, सैयद बढ़िया, आर्यन बढ़िया, शालिनी बढ़िया,
अंकुश बढ़िया, गायत्री बहुत अच्छे, काजल ठीक है, अर्पित नहीं, इस वजह ये नहीं है, वजह कुछ और भी है, ठीक है। हाँ, इससे वजह आती जरूर है बट एग्जैक्ट ये नहीं है, क्योंकि हम आते हैं उस चीज पे आएंगे, मास नंबर वगैरह पे भी आएंगे, ठीक है। दिव्यम बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बेसिकली ये पॉइंट में जो मास आता है उसके पीछे का रीजन है दैट इज द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि हम एवरेज लेते हैं। नेचर में जो भी एलिमेंट्स हैं इनके बहुत सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आपके पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन से 3 होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप, जरा बताओ तो मुझे, फटाफट से बताओ, हाइड्रोजन के कौन से 3 आइसोटोप्स हैं। बहुत अच्छा आकाश, ओके सोमराय, गायत्री बहुत अच्छे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप जाने पहचाने वही पुराने वाले, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, ठीक है। तो बेसिक फंडा वही है कि एवरेज की वजह से यहाँ पे मास क्या आने लगता है, डेसिमल में आने लगता है, ठीक है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगी ये मास, कम से कम 30 तक तो याद होगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट कहता क्या है कि बताइए, ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बताइए कि हीलियम में, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन 40 AMU सैंपल। बोला कि एक सैंपल लिया हीलियम का जिसका मास था 40 AMU, 40 AMU उसका मास था, तो बताइए उसमें नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ मुझे। नितिन गड़बड़ है। अगर 40 AMU का एक सैंपल लिया, हीलियम, हीलियम गैस है कहीं पे, उसका मास मेजर किया 40 AMU था, तो बताइए उसमें कितने हीलियम एटम्स रहे होंगे, फटाफट से। सोमराई बहुत अच्छे, मुझे पता है बहुत आसान से बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, बट धीरे 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 करके अपन अप जाएंगे। श्वेता, आर्यन बढ़िया, श्वेता गड़बड़ है, समृद्धि सही है, श्वेता सही है, मुस्कान सही, सॉरी मुकेश सही है, नीरज सही है, गायत्री सही है, काजल सही है, रोहित सही है, आकाश सही है, ठीक है, बहुत अच्छे। हंसिका गड़बड़ है। चलो, तो हीलियम एटम का मास कितना होता है, दैट इज 1 हीलियम एटम का मास होता है 4 AMU। 40 AMU अपने को दिया है, सीधा सीधा चाहो तो यूनिटरी मेथड लगा लो या फिर नंबर सिंपल सा नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो टोटल मास दैट इज 40, एक एटम का मास है 4, डिवाइड किया दैट विल बी आपके पास 10। तो भैया 10 हीलियम एटम लोगे तो आपके पास मास कितना आ जाएगा, सॉरी 10 हीलियम एटम लोगे तो आपके पास मास आ जाएगा दैट विल बी 40 AMU, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ओके, किसी ने तो मुझे बोला था शायद डेफिनेशन के लिए लास्ट स्लाइड, जस्ट मिनट मैंने पीछे कर दिया, आप फटाफट से देख लीजिए जिसका छूटा हुआ था बेटा। चलो ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत सारे एटम्स के मिलने से बनते हैं। सो सारे एटम्स जो वहां पे हैं अगर उन सभी के मास को हम एड अप कर दें तो जो अपने पास मास आएगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O मॉलिक्यूल है, अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन एटम का 1 AMU, ऑक्सीजन का 16, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का ऐड किया दैट विल बी 18 AMU, तो अपने पास मास आ जाएगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। तो इसी तरीके से आपके पास ये कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि बताइए H2O2 का, O2 का, O3 का एंड इथाइलिन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, फटाफट से कैलकुलेट करो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अपन ऑडियो ऑन करके थोड़ा बहुत बातें बातें करेंगे, ठीक है। बाकी यहां तक आपके पास कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। इन चारों का आपको मास कैलकुलेट करना, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। ग्राम और एएमयू सेम होता है? बिल्कुल नहीं रोहित, ग्राम और एएमयू बिल्कुल ही अलग है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आकाश वेरी गुड, फटाफट से इनका मास कैलकुलेट कीजिए। मोल्स को ग्राम एटम भी कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ग्राम आएगा, वो आगे आएगा, वो टर्म्स धीरे धीरे करके आएंगे, अभी तो स्टार्ट है बस। नितिन बहुत अच्छे, विवान, विवान आपने गड़बड़ किया है सेकंड वाला, काजल सेकंड आपका गड़बड़ है बेटा, और अर्पित गड़बड़ है, नहीं अर्पित आपका भी एक गड़बड़ है, लास्ट वाला गड़बड़ है। प्रियांशी बढ़िया,
शालिनी बढ़िया, निक्की आपके 3 ही आंसर आए, चौथा कहाँ है? C2H4 है। मुकेश बढ़िया, विवान बढ़िया, अमन गड़बड़ है आपका एक। चलिए, तो H2O2 का मास आएगा, दैट विल बी द दो हाइड्रोजन है तो उसका मास हो गया 2, 2 ऑक्सीजन है, दैट विल बी द 16 into 2, 32 प्लस वहां पे आपके पास 2 हाइड्रोजन हो गया, दैट विल बी 34। ऑक्सीजन O2 में है तो दैट विल बी 16 into 2, ओजोन है 16 into 3, दैट विल बी द 48। इथाइलिन बहुत लोग गलती कर रहे हैं भाई, क्यों गलती हो रहा है? ये बच्चा वाला चीज है ये। तो 12 into 2 कीजिए और प्लस यहाँ पे 4 कर लीजिए, तो दैट विल बी 24 प्लस 4, दैट विल बी 28। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक में कोई चीज आपको समस्या नहीं दे रही होगी, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहां तक में फिर भी अगर किसी को लगे कोई दिक्कत है तो पूछो, वरना फिर अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिलहाल यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं और मैं थोड़ा ऑडियो ऑन करता हूँ, थोड़ा आपसे बातें करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर को रोक रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन देता हूँ। इंट्रो। तो गायत्री, माय नेम इज नीलव, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT पटना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2016 ब्रांच, वर्कड एट करियर पॉइंट, आकाश, अवंती, आचार्य क्लासेस राइट नाउ एंड विथ अवंती टू। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, NIT पटना से। डिग्री वाइज मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, प्रोफेशन वाइज केमिस्ट्री टीचर हूँ। और बाकी कुछ पूछना है? ठीक है, तो देखो मैं ऑडियो का परमिशन दे रहा हूँ, बट ये उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे डायरेक्टली ऑडियो ऑन ना कीजिएगा, आप एक बार हैंड रेज कीजिएगा, मैं बोलूंगा तो आप ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है ना कि जब एक साथ सारे लोग ऑडियो ऑन करते हैं तो फिर दिक्कतें होने लगती है। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू इवान। जस्ट अ मिनट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अर्पित मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, बिल्कुल, NIT पटना। तो मैंने ऑडियो ऑन करने का आपको परमिशन दे दिया है। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, आप हैंड रेज करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ जी बताइए। सर सर बेस्ट कौन सा है इनमें से? आवाज नहीं आ रहा बेटा, फिर से आप बताइए। सर केमिक मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर में बेस्ट कौन सा है? ब्रांच बोल रहे हो, बैच बोल रहे हो 2016? बेस्ट सर, बेस्ट बेस्ट। सर मैकेनिकल और सिविल में बेस्ट इंजीनियरिंग कौन अच्छा, सी है? बेस्ट कौन सा है? ओके ओके ओके, ठीक है। यार देखो, मतलब मैं एक चीज बहुत जो सिंपल जानता हूँ इंजीनियरिंग के बारे में, और जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सबसे पहली चीज तो ये प्रेफर कीजिए कि आपको लगे कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें जाइए। बहुत सिंपल सी चीज है। हाँ, रहा बात मैकेनिकल और सिविल में बेस्ट के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो अधिकतर आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में अगर किसी को जाना है तो अधिकतर वैकेंसी सिविल में मतलब सिविल में थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, मैकेनिकल में बहुत कम आती है, बट मैकेनिकल में PSUs में काफी वैकेंसी आती है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो मच बेटर कि आप सिविल की तरफ जाइए। थोड़ा बीच में रहना है, मतलब प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर आप कहीं भी रहना चाहते हैं तो मैकेनिकल साइड जाइए। और अगर आप प्रोफेशनली प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहते हैं, कोडिंग वगैरह बढ़िया है आपकी और अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, तो गो फॉर IT एंड CS। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, हाँ जी। सर ये मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर की सर इनकी प्लेसमेंट नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, क्यों नहीं लगती? तो तुम तो ये तो सर नहीं सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ पे हूँ तो प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा इसलिए यहाँ पे हो, ऐसा तो नहीं नहीं सोच सर, रहे हो? मतलब ऐसे ही पूछा मैंने। नहीं नहीं, बिल्कुल प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, बट ठीक है, सबकी चॉइस है। मुझे नहीं रहना था मैकेनिकल ब्रांच में, मुझे नहीं करना था। ठीक है, यस तो सर। बस ठीक है, अपने चॉइस है। अच्छे पैसे हैं यार इसमें। कौन बोल रहा है? अर्पित, हाँ बिल्कुल सही बात है अर्पित, आई एग्री। थैंक यू सर। चलो, और किसी का कोई सर आप डाउट है? क्या क्या सर सर आप क्या क्या पढ़ाओगे, मतलब केमिस्ट्री के अंदर, मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक?
देखो मैं पूरा फिजिकल पढ़ाऊंगा आपको, 11th के जितने फिजिकल वाले टॉपिक हैं, 12th के जितने फिजिकल वाले टॉपिक हैं, सारे के सारे। एंड ऑर्गेनिक में जो आपके पास मेनली क्लास 12 का जो सिलेबस है वो पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाओगे आप? इनऑर्गेनिक दूसरे सर पढ़ाएंगे। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? कोई दुविधा, कोई संकट, कोई आपत्ति विपत्ति, कोई? सर मैकेनिकल में ही पैसे कमाने के लिए जाना है, आईटी और मैकेनिकल में सीएस पैसे के कमाने लिए। के बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैकेनिकल में क्या है ना, कि अगर मैकेनिकल में तुम्हें अच्छे खासे पैसे कमाने हैं तो फिर तुमको R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च वगैरह में जाओगे तो अच्छे खासे पैसे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो डेफिनेटली है ही है, स्टेबिलिटी है, तो वहां से भी जा सकते हैं। बट हाँ, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैकेनिकल में नॉर्मल केसेस में कि जैसे आईटी में आप सुनते हो कि फेसबुक ने 2.2 करोड़ का या 4 करोड़ का पैकेज दिया तो आपको मैकेनिकल मिलेगा। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैकेनिकल में ऐसे करोड़ वाले पैकेज आपको देखने को बहुत रेयर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो करोड़ों वाले जो पैकेज होते हैं ये मेनली आईटी और कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलते हैं, कोडिंग में ही ज्यादा ऐसे हैं। हाँ जी, ओके। आर्यन कब से हैंडल किया हो यार? जस्ट मिनट, बोलो आर्यन, बताओ। अरे नहीं सर, वो पूछ लिया, मैंने पूछ लिया, वो अच्छा सबसे हैंड रेज किया हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कोई? सर एमआई भी आ गया। ये एआई एमआई क्या है? एआई तो ठीक है, एमआई क्या चीज है? एमआई तो यार फोन होता है। सर कंपनी का नाम है मैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में दिव्यम पूछ रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इज लाइक ना कि जाना अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले जो अधिकतर लोग हैं वो लोग भी कोडिंग में चले जाते हैं। बाकी इसी से जो लोग जाते हैं अगर वो कोर ब्रांच में रहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप काफी अच्छे खासे, पीएसयू में काफी अच्छे खासे वैकेंसीज अच्छी खासी आती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर हाँ ईआई वालों मतलब ईसी वालों के लिए एक चीज है कि उनका जो सिलेबस है वो काफी ब्रॉड होता है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन भी पूरा पढ़ना होता है और कम्युनिकेशन वाला भी, तो काफी ब्रॉड सिलेबस आता है उनके पास। मैथमेटिकल इनोवेशन, अंशिका मैथमेटिकल इनोवेशन एक नया ब्रांच है, ठीक है। सो अभी जैसे मान लो एआई वगैरह जब से आया, जैसे वो बच्चा भी बता रहा था कि एआई वगैरह, ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में जब से ये नए ब्रांचेज आए हैं तो इनमें और भी तरह तरह के इनोवेटिव ब्रांचेज आए हुए हैं, उसी में से एक ही है। जैसे अभी आईआईटीज में क्या हो रहा है ना कि बीएस प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं। जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में होता था ना पहले बीएससी लोग करते थे, एमएससी करते थे, उस तरीके से ना आईआईटी से बीएस भी होने लगे हैं फिजिक्स में, या फिर आप नैनो फिजिक्स वगैरह में, या फिर क्लासिकल फिजिक्स में, या केमिस्ट्री में भी आप ले सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में कर सकते हैं। तो बहुत वेराइटीज ऑफ ब्रांचेज आ गए हैं। लेकिन हाँ, जिन ब्रांचेज की मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रेडिशनल ब्रांचेज है जो ट्रेडिशनली अभी तक चलते आए हैं। सर आईआईटी बी ने कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग निकाली है क्या, कोई ऐसी ब्रांच? बहुत सारे ब्रांचेज हैं नितिन, बिल्कुल। मतलब अभी के टाइम में आप देखो तो आप आईआईटी बॉम्बे में चले जाओ, क्वांटम रिलेटेड आपको ब्रांचेज मिल जाएंगे। एआई रिलेटेड तो मतलब तरह तरह के ब्रांचेज आ गए हैं। मीन्स ऐसे कि एआई रिलेटेड भी ना, मतलब मशीन लर्निंग का अलग हो गया ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला अलग हो गए हैं ब्रांच, कोई इनोवेशन वाले जो ब्रांचेज है वो अलग हो गए हैं। तो बहुत तरह के ब्रांचेज आ गए, बट मैं मोटे तौर पे बात कर रहा हूँ तो ये सारे सारे कोरिलेट कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस के पास है। तो जब मैं कंप्यूटर साइंस बोल रहा हूँ तो उसमें मतलब ये सारे आ जा रहे हैं। सर आपने मैक्सिमम कितनी रैंक प्रोड्यूस की है? मेरे साथ जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो आईआईटी का था, दैट इज 12, मतलब 12,000 समथिंग में था, जो कि काफी अच्छा रैंक में था आईआईटी में। मतलब एडवांस की बात कर रहा हूँ। और अगर मेन में मैं बात करूँ तो मेन में मेरे पास 850 रैंक का एक बच्चा था। उसका एडवांस किसी वजह से उसको नहीं देना था, बट उसके पास जो मेन में था दैट इज 830 या 32 ऐसे कुछ रैंक था उसका। सर किस किस आईआईटी में बी आर्किटेक्चर के कोर्सेज मिल जाते हैं? बीआर के लिए देखना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्टली अभी ऐसा कहना मुश्किल है मेरे लिए कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ कौन से वाले मिलेंगे, एग्जैक्ट डेटा तो कहना मुश्किल है, ठीक है। बट वो एक बार लिस्ट देखना पड़ेगा किसमें किसमें ये पॉसिबिलिटीज है। सर क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो ठीक है, 8:16 हो गया एंड आई गेस आपके टाइम हो गया और टाइम ओवर हो गया, तो आप जा सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। हर्षी सर हैं क्या यहाँ पे? चलो ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, बाय बाय। ओके बाय बाय एवरीवन, एंड अगले आज की सभा यहीं पे विराम लगाते हैं, अगले क्लास में फिर सर आई सर कहानी कंटिन्यू। चलो बाय बाय सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मतलब कल से सर आप एग्जैक्ट कितने बजे क्लास स्टार्ट करोगे?
7 बजे से, एग्जैक्ट 7 बजे से। एग्जैक्ट 7 बजे से ना, ठीक है। ठीक, ओके। ओके सर।